हेलो टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। हमारी आज की डिस्कशन है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस्ड फ्रॉम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से किसी एक क्वेश्चन के बोर्ड में आने के चांसेस बहुत होते हैं। अगर हम एनसीईआरटी से मूव करते हैं तो ये एक्सरसाइज 13.4 है। अब हम डेफिनेशन पर मूव करने से पहले एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको टर्म्स और कुछ एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर आपको डेफिनेशन को समझना ज़्यादा ईजी रहेगा। और यस, एक चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है कि जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें मैंने लैंग्वेज को नहीं लिखा है, प्रोबेबिलिटीज़ डायरेक्टली लिख दी हैं, बट यस लैंग्वेज को भी हमने लिखना है। तो आगे के क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस को छोड़ के फिर जब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, तो उसमें आपको लैंग्वेज वाइज भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉस ऑफ अ क्वाइन। आपने इसमें क्या करना है, एक क्वाइन को अगर हम 2 टाइम्स टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ हेड्स के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। नंबर ऑफ हेड्स के लिए क्या क्या केस हो सकते हैं जब हम कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं? हो सकता है एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है आपके पास 1 टाइम हेड आए, और हो सकता है दोनों बार ही हेड आए। यही ऑप्शंस हो सकते हैं ना मैक्सिमम। तो जितनी ऑप्शंस है वो सारी आपने लिखनी है, जितनी भी ऑप्शंस होती हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यही आपका काम होता है मेन। तो एक बार भी हेड नहीं है 0, 1 टाइम हेड है, 2 टाइम्स हेड है, यही ऑप्शंस हो सकते हैं। मैक्सिमम वहीं तक जाता है जितनी बार हम उस काम को कर रहे होते हैं। ठीक है। अब अगर हम 2 टाइम्स अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम ऑप्शन क्या, मैक्सिमम आउटकम्स क्या बनती हैं? आपको कैसे सिखाया था? 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब बेस एलिमेंट और पावर में जितने बार उसको आप कर रहे हो उस काम को, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है। अब आपके 4 एलिमेंट्स हैं। 4 का हाफ करेंगे 2, तो 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल। फिर 2 का हाफ करेंगे तो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। ठीक है। अब अब 0 मतलब एक बार भी हेड नहीं है। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जिसमें एक भी हेड नहीं है? सिर्फ ये वाला एलिमेंट। ठीक है। तो इस पर मैं डबल टिक कर देती हूँ। अब आपको ध्यान रहेगा कि हमारा ये वाला एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। तो एक ही एलिमेंट है ना हमारे लिए, और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी इसकी? 1/4, फेवरेबल 1, टोटल 4। फिर आ जाता है 1 मीन्स वो एलिमेंट जिसमें हेड एक ही बार आ रहा है। ये ना नंबर ऑफ हेड्स 2 टॉस में, और ये ऑप्शन लिखिए कि नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकते हैं। 1 means number of head when x equals to 1, it means number of head equals to 1। कितने ऑप्शंस हैं जिसमें नंबर ऑफ हेड 1 टाइम है? ये वाली 2 ऑप्शन। यहाँ पर भी नंबर ऑफ हेड 1 टाइम है, यहाँ भी नंबर ऑफ हेड 1 टाइम है। तो 2 ऑप्शंस और फेवरेबल थे 4, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 2/4। when x equals to 2 मीन्स नंबर ऑफ हेड इक्वल्स टू 2। जब x की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ हेड कितने हो गए? 2 हो गए। और नंबर ऑफ हेड 2 सिर्फ एक इसी ऑप्शन में ही है, तो अब फेवरेबल सिर्फ 1 है और टोटल कितने हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/4। तो बस हमने सबकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख दी, और ये जब हम प्रोबेबिलिटीज़ लिख देते हैं इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। बस इतना से ही आपका काम है। बट यस, हमने यहाँ पर लैंग्वेज नहीं लिखी, जैसे मैंने आपको समझाया था, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज़ लिख दी हैं। अब आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाया है या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा? इन सब का सम हमेशा 1 आता है बेटा, हमेशा। देखो सबके डिनोमिनेटर में 4 है, तो एलसीएम तो 4 हो गया। देन 1 + 2 3, 3 + 1 4, सो 4/4 इक्वल्स टू 1। हमेशा ये सम 1 होगा। अगर ये 1 से कम है या ज़्यादा है तो इट मीन्स आपने गलत प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। और दूसरी चीज़ हमें पता है प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा क्या होती हैं, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ का आंसर रहता है थ्रू आउट द चैप्टर। किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। वो 0 हो सकती है अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट हो, और 1 हो सकती है अगर वो श्योर इवेंट हो। मीन्स 0 to 1 इस रेंज में रहेगा। जब भी आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो वो हमेशा 0 to 1 ही रहेगी। ठीक है। तो ये वाली टर्म्स भी हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकती। अब आप आ जाइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पर। ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स x इक्वल्स टू x1 x2 एंड सो ऑन xn। px इक्वल्स टू x, मतलब ये जो वैल्यूज़ है ये यहाँ पर जैसे हमने ये 0 1 2 लिया था ना, ऐसे यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमने लिखे हैं कि जो ये नंबर्स आएंगे। उसके बाद क्या है इनकी प्रोबेबिलिटी? px1 इसकी प्रोबेबिलिटी px1, इसकी प्रोबेबिलिटी px2, इसकी प्रोबेबिलिटी pxn। ऑल्सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय p1 p2 pn। मीन्स इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो, जैसे हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हैं। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसी वे में ही रिप्रेजेंट होता है। वेयर pi ग्रेटर दैन 0 प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है। और हमेशा इन सब प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आएगा? 1। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि इन सब का सम हमेशा होता है 1। तो ये आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन कुछ मुश्किल है, क्वेश्चंस भी कुछ मुश्किल हैं, सिर्फ आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके प्रोबेबिलिटीज़ को वैसे ही अरेंज करना है। ठीक है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉस ऑफ अ कॉइन। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया था, इसमें हम कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करें। ये फोर्थ का थर्ड पार्ट है हमारे लिए, जो आपका एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो अब आपके रैंडम वेरिएबल को अगर हम लैंग्वेज में लिखते हैं वो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉस ऑफ अ कॉइन, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने 2 वे से किया, एक मैंने सैम्पल स्पेस से लिख कर दिया है क्वेश्चन को, और एक सैम्पल स्पेस के बिना हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ये वाला पार्ट है जब हमने सैम्पल स्पेस के बिना किए इस क्वेश्चन को। तो अगर क्वेश्चन पेपर, जो आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आपको लगता है कि आप के लिए सैम्पल स्पेस बनाना डिफिकल्ट टास्क है तो आप इस वे में मूव कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों से समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। यस, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉस ऑफ अ कॉइन क्या हो सकता है, आपके पास हो सकता है कि हेड एक बार भी ना हो सकता है हेड 1 टाइम हो, 2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, बस इससे ज़्यादा तो हेड के लिए कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब आप प्रोबेबिलिटीज लिखिए। 0 मतलब नंबर ऑफ हेड 1 टाइम, सॉरी नंबर ऑफ हेड 0 टाइम, ठीक है। व्हेन x इक्वल्स टू 0 इट मीन्स नंबर ऑफ हेड्स 0 टाइम, एक बार भी हेड नहीं आया। और अगर एक बार भी हेड नहीं है तो इट मीन्स कैसा एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट होगा कुछ इस वे का कि आपकी हर पोजीशन पर क्या है t, ठीक है। अब हमें पता है कि क्वाइन में हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, जब तक वो फेयर क्वाइन है, या वो हमें खुद प्रोबेबिलिटीज नहीं बोलते, बाइस्ड क्वाइन जब तक नहीं है तो इनकी प्रोबेबिलिटीज 1/2 ही होती हैं। अब आपका ऐसा वाला कुछ एलिमेंट है जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, इसलिए 4 टाइम्स यहाँ पर 1/2 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, टोटल 4 पोजीशंस है ना, और 4 में से हमने हेड के लिए 0 पोजीशन लेनी है, इसलिए आपने आउट ऑफ 4 0 पोजीशन सिलेक्ट करनी है हेड के लिए, तो ये हो गया 4C1। अब NCR का आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, और NCR का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। आपने इस वे से मूव करना है। इसको हमने सॉल्व किया तो 1/16 आ गया आंसर, ठीक बेटा। अब नेक्स्ट आ जाइए, 1 मीन्स नंबर ऑफ हेड एक है, 1 है, सिर्फ एक ही बार हेड है। तो ऐसे एलिमेंट ना, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ होगा एलिमेंट 1 टाइम हेड, तो इसका मतलब 3 टाइम्स क्या है, टेल, 3 टाइम्स टेल है आपके पास। अब अगर 1 टाइम हेड है, 3 टाइम्स टेल है, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है क्योंकि ये फेयर क्वाइन है, तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। और हेड 4 पोजीशन में से हमें एक पोजीशन पर हेड चाहिए था, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हेड आ सकता था, या यहाँ भी कहीं भी आ सकता है ना वो एक हेड। तो आउट ऑफ 4 हमें सिर्फ 1 पोजीशन पर चाहिए, तो 4C1, 4 में से हमें एक सिलेक्ट करनी है, कोई भी एक पोजीशन, और यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी इसी के बिहाफ पर लिख दो। अब जो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर आ सकता था हेड, या यहाँ आ सकता था, या यहाँ आ सकता था, ये लिख दिया अगर आपने तो सारे केस कवर हो जाते हैं। आप सिर्फ एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग लिखो और बाहर मल्टीप्लाई कर दो आउट ऑफ जितने भी पोजीशन में से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना बेटा तो आपकी सारी जितनी भी यहाँ पर आउटकम्स है सब कवर हो जाएंगी। अब आपने ये सॉल्व किया तो अगेन आपको कितना मिलेगा, 4/16। और इन क्वेश्चंस में कट नहीं करना, कट ना करने का रीज़न ये दे रही हूँ, हम बाद में इसको चेक करते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 है या नहीं है। तो अगर आप कट कर दोगे टर्म्स को, जैसे ये दोनों कट हो रहे हैं, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हम उस चीज़ से बचने के लिए इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट है 2। अब हमें वो एलिमेंट देखना है जिसमें हेड 2 टाइम्स है, हेड की काउंटिंग अब कितनी है, 2। तो ऐसा अगर इन जनरल हम एलिमेंट देखते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा सा हो सकता है ना। अब हेड अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, हो सकता है हेड यहाँ आ जाए, हो सकता है ये वाला हेड यहाँ हो जाए, तो बहुत सारी पोजीशंस बन सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम इस एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तो वो होगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ये आ गया 4 टाइम्स 1/2। एंड आउट ऑफ 4 पोजीशन में से कितनी पोजीशन पर आपको हेड चाहिए, 2, तो ये हो गया 4C2। और इसको जैसे ही आपने लिख लिया इट मीन्स अब हेड जो भी डिफरेंट पोजीशंस यहाँ ले सकते हैं वो सब इसकी वजह से कवर हो जाती हैं, क्योंकि हमने 4 में से 2 पोजीशन यहाँ सिलेक्ट कर ली हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी तो हमेशा यही रहनी है, तो ये आफ्टर कैलकुलेशन मिलेगा 6/16। ये कैलकुलेशन पार्ट आप पर मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि फॉर्मूला हमेशा यही यूज़ करना है। नेक्स्ट है 3, मतलब आउट ऑफ 4 हमें 3 पोजीशन पर अब हेड चाहिए। अगेन अगर हम ऐसा एलिमेंट लिखते हैं तो ये कुछ इस टाइप के एलिमेंट होगा, एक तो ये होगा और ऑप्शंस भी हो सकती हैं। तो अब अगेन 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो ये तो टर्म यहाँ पर आ गई। एंड आउट ऑफ 4 3 पोजीशन पर हेड चाहिए, तो वो कितना हो गया 4C3, और कैलकुलेट जैसे आप कर लोगे वो होगा 4/16। आई होप आप मेरी ये बात समझ रहे हो
कि आपकी पोजीशन हेड कहीं भी, ये वाला हेड यहाँ पर भी तो लास्ट में आ सकता था ना, और टी आगे आ सकते हैं। तो ये सब पोजीशन कैसे कवर होती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या आउटकम्स कहाँ कवर हो जाती हैं, इस जैसे हम ये लिख देते हैं तो सारी आउटकम्स आ जाती है जो इस तरह की होंगी। नेक्स्ट है 4, मतलब 4 पोजीशंस पर आपको हेड चाहिए। तो टोटल 4 पोजीशन है और 4 पोजीशन पर हेड चाहिए, तो वो एलिमेंट कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब अगेन 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2 ये हो गया, और आउट ऑफ 4 पोजीशंस पर ही हमें चाहिए, तो हो गया 4C4, और इसको कैलकुलेट किया तो 1/16। अब करो इन सब का सम, डिनोमिनेटर में तो 16 ही एलसीएम में, 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16, 16/16, टोटल आंसर इज 1। तो आपको सैम्पल स्पेस कई बार बनाना ईजी है तो आप सैम्पल स्पेस से कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। कई बार सैम्पल स्पेस की फॉर्मेशन मुश्किल होती है, तो आपको इस वे में भी क्वेश्चन को डील करना आना चाहिए। अब हम सैम्पल स्पेस से करते हैं, वो आपको ईजी तो लगेगा, बट येस मैंने इसलिए समझाया आपको ये वाला पार्ट, क्योंकि जहाँ सैम्पल स्पेस नहीं बना सकते वहाँ पर आपको टर्म्स को हैंडल करना चाहिए। येस, अब हमने कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किए ना, जब आप 2⁴ कितने एलिमेंट्स बने 16, और अब 16 एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, 8 टाइम्स हेड 8 टाइम्स टेल, फिर 8 का हाफ 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, 4 का हाफ 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, ये सारा होगा। फिर 2 का हाफ 1H 1T 1H 1T, इस तरह से आपके 16 एलिमेंट्स बनेंगे। अब आपने सिर्फ कैलकुलेट करना है, 0 मतलब आपके नंबर ऑफ हेड्स कितने इस टाइम 0, एक भी हेड नहीं चाहिए। देखो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिसमें एक भी हेड नहीं है, वो सिर्फ एक यही एलिमेंट है। टोटल 16, फेवरेबल 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/16। फिर 1 मीन्स एक हेड, ऐसे एलिमेंट देखो अब किसमें जिसमें एक ही हेड है, 1, उसके बाद 2, देन ये 3, उसके बाद ये नहीं है, ये नहीं है, ये 4, यहाँ 2 हेड, यहाँ 2 हेड, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यस। तो अब कितने हैं फेवरेबल, 1 2 3 4 फेवरेबल है, टोटल कितने हैं 16, तो प्रोबेबिलिटी 4/16। यहाँ पर आप वो आउटकम्स देखोगे जहाँ 2 टाइम्स हेड आता है, यहाँ वो आउटकम्स जहाँ 3 टाइम्स हेड है, और यहाँ वो आउटकम्स जहाँ 4 टाइम्स हेड है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। आप किसी से मूव कर सकते हो, बट मैं आपको ये प्रेफर करूँगी आप दोनों को ही ट्राई करो, दोनों से आना चाहिए, ताकि सैम्पल स्पेस ना भी जहाँ बन पाए तो आप उसको तब भी हैंडल कर पाओ क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Yes, next question is, a coin is biased so that the head is 3 times as likely to occur as the tail. अब आपका कॉइन बाइज्ड है, फेयर नहीं है। फेयर कॉइन होता है तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, बट यहाँ कॉइन बाइज्ड है, और किस तरह से है कि हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू अकर एज टेल, हेड 3 टाइम्स आता है कंपेरेटिव टू टेल। ठीक है, इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। आपने नंबर ऑफ टेल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। ठीक है, तो आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो कैसे डिफाइन होगा, नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉस ऑफ अ कॉइन, भी आप आगे इसको लिख सकते हो कंप्लीट। आपकी एक्सरसाइज का ये 7th क्वेश्चन है बेटा। अब हम पहले तो इनकी प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं जो उन्होंने हमें दी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ हेड इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ टेल। ठीक है, इट मीन्स अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल x ले लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है, 3 टाइम्स, इसको हम ना बाहर लिखते हैं यहाँ पर, 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ टेल्स। यस, तो हेड कितना, अगर ये x है तो ये कितना हो गया 3x हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि जितने भी ये सैम्पल स्पेस जो भी हमारा बनता है, टोटल कितनी बनती है प्रोबेबिलिटी का सम 1। ठीक है, 2 ही तो ऑप्शन है, ये 2 है ना, तो प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए 1। इन दोनों को हमने ऐड किया, 4x = 1 मीन्स x = 1/4। तो x की वैल्यू अगर 1/4 है, इट मीन्स टेल की वैल्यू कितनी होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4, और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/4। ये हमारे पास अब टेल और हेड की प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/2 और 1/2 नहीं था, तो हमें अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ा। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। यस, अब हमारा क्वेश्चन क्या था रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, मैंने इसको अब लिख दिया आपके लिए। अब अगर नंबर ऑफ टेल्स 2 टॉस में हमने काउंट करना है, अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करें तो नंबर ऑफ टेल्स के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है रैंडम वेरिएबल की, 0 1 2। ठीक है, हो सकता है टेल एक बार भी नहीं है, हो सकता है 1 टाइम है, हो सकता है 2 टाइम्स टेल है, वो वाले एलिमेंट जिसमें 2 टाइम्स है, जिसमें 1 टाइम है और जिसमें एक बार भी नहीं है। तो अब पहले 1 by 1 इनको कैलकुलेट करते हैं।
जब x की वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 मतलब प्रोबेबिलिटी नो टेल, एक भी टेल नहीं है। और अगर एक भी टेल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों टाइम्स हेड है, दोनों टाइम्स हेड है ना। और हेड की प्रोबेबिलिटी अभी हमने फाइंड आउट की थी, वो क्या थी 3/4। सो 3/4 इंटू 3/4, ठीक है। और 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन में से 0 है टेल की काउंटिंग, 2C 0। इसको आपने सॉल्व करना है तो वो बनेगा 9/16। ये मैंने आपको रीज़न अभी समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 का मतलब है वो वाले एलिमेंट्स जिसमें 1 टाइम टेल है, ठीक है। वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं अब जिसमें 1 टाइम टेल है और 1 टाइम हेड है। तो अब 1 टाइम टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/4। और एक ही प्लेस चाहिए हमें टेल के लिए, आउट ऑफ 2 1 सिलेक्ट करना हमने, इसलिए 2C1। इसको सॉल्व किया तो 6/16, ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट, अब देखो इसको ना आप सैम्पल स्पेस से नहीं कर पाओगे बेटा, पहले आप ये कर लो, उसके बाद हम उसकी डिस्कशन करते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 2 मतलब 2 टेल्स हैं, 2 टेल्स हैं तो पहले प्लेस पर भी टेल की प्रोबेबिलिटी, दूसरे प्लेस पर भी टेल की प्रोबेबिलिटी, और ये कितना बन गया 2C2, क्योंकि 2 में से 2 पोजीशन पर हमें चाहिए। इसका आंसर कितना है 1/16। तो आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना, x की वैल्यू 0 1 2 और 0 पर हमारे पास आंसर आया था 9/16, वो हमने लिख दिया। 1 के लिए आंसर था 6/16 और 2 के लिए आंसर था 1/16, और इनको ऐड करोगे तो ये 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि ये सैम्पल स्पेस से थोड़ा सा होना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि सैम्पल स्पेस से अगर आप करते हो तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम आती है, बट यहाँ पर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। या आपको यहाँ पर दोनों एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, HT प्लस TH, ये दोनों एलिमेंट्स लिखकर फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखोगे। तो जैसे आपको इजी लगे और जैसे समझ में आ जाए वो वैसे कर लीजिए। आई होप ऐसे इजी लग रहा होगा, फिर भी डाउट होगा तो प्लीज़ मार्क करके मेरे से डिस्कस करना है। यस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपकी एक्सरसाइज का। और अब आप देखना बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि अब आपको बेसिक टर्म्स समझ में आ गए कि लिखने का वे कैसे है। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विद रिप्लेसमेंट होने की वजह से आपके पास ये है कि प्रोबेबिलिटीज़ चेंज नहीं हो रही है कि पहले 5 थे तो अब पहले 6 थे अब 5 है फिर 4 है, प्रोबेबिलिटीज़ पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ये हमने लेनी है। तो हमारे पास 30 बल्ब्स हैं टोटल, उसमें से 6 डिफेक्टिव हैं और जो हम सैंपल ले रहे हैं वो 4 बल्ब्स का ले रहे हैं। हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का बताना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है। तो आपका रैंडम वेरिएबल क्या होगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स, जितने का सैंपल है उसमें से होगा ना, टोटल में से तो नहीं बताना ना, इसमें कि इसमें कितने डिफेक्टिव बल्ब्स हो सकते हैं उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब 4 बल्ब्स है ना, तो मैक्सिमम क्या है 0 से शुरू करेंगे, 0 हो सकता है, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, 1 डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव्स हैं, 3 डिफेक्टिव्स हैं और 4 डिफेक्टिव है, लास्ट हम 4 तक जाएंगे। अब हम 1 बाय 1 इनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आप प्रोबेबिलिटीज़ लिख लो, क्योंकि यहाँ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव 2 केस है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी लिख लें ताकि हम क्वेश्चन में उसको पुट कर पाएँ। प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब, कितने डिफेक्टिव है 6, टोटल कितने 30, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी 6/30 विच इज़ 1/5। यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तब नहीं करना बेटा, एलसीएम लेने में आपको ईजी लगेगा। नेक्स्ट क्या है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। अगर वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, अब आपके पास अगर हमारे पास 6 डिफेक्टिव थे तो इसका मतलब नॉन डिफेक्टिव कितने हुए 24, तो 24/30 विच इज़ 4/5। ऐसे भी आ सकता था, अदरवाइज ये कर सकते हो, अगर डिफेक्टिव 1/5 है तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे 1 - 1/5, ऐसे निकालते हैं ना हम। एक पार्ट की पता है और उसकी उसका दूसरा पार्ट है, 2 ही पार्ट है बस क्वेश्चन में, एक की अगर आपको पता है तो सेकंड पार्ट की 1 - फर्स्ट पार्ट से आ जाती है, तो ये 1 - 1/5 विच इज़ 4/5। अगर अब आपको प्रोबेबिलिटीज़ मिल गई, डिफेक्टिव की 1/5, नॉन डिफेक्टिव की 4/5। अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं, लैंग्वेज वाइज लिखते जाएंगे 1 by 1, इसको 1 by 1 लिखेंगे ना। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स टू 0, 0 होने का मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स क्या है 0, तो एक भी डिफेक्टिव नहीं है, नो डिफेक्टिव बल्ब। अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं है इसका मतलब जो हमारे 4 बल्ब्स का सैंपल है उसमें सब के सब नॉन डिफेक्टिव हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई 4/5, 4/5, 4/5 एंड 4/5, और आउट ऑफ 4C 0, ठीक है, हमें 0 चाहिए थे ना, तो किसी भी प्लेस पर यहाँ पर हो गया 4C 0 है हमारे पास सिलेक्शन आउट ऑफ 4। ये सॉल्व होके कितना आया 256/625, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने आप तक की रखी है, अगर कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे बताना।
नेक्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिबल इज 1 एंड 3 नॉन डिफेक्टिबल, एक डिफेक्टिव और 3 नॉन डिफेक्टिव। अब एक डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी थी 1/5 और 3 नॉन डिफेक्टिव है, इट मीन्स 3 प्लेस पर 4/5 होगा। एंड आउट ऑफ 4 हमें क्या चाहिए, 4 प्लेसेस है ना टोटल, आउट ऑफ 4 1 हमने सिलेक्ट करना है, 4C1। इसको कैलकुलेट किया, यहाँ तक आ गया। ठीक बेटा, नेक्स्ट x इक्वल्स टू 2 मीन्स अब 2 डिफेक्टिव, अगर 2 डिफेक्टिव है तो 2 नॉन डिफेक्टिव, तो 2 प्लेस पर 2 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी और 2 प्लेस पर नॉन डिफेक्टिव की। अब ये कहीं पर भी हो सकते थे ना डिफेक्टिव, वो सब किस में कवर हो जाता है, यहाँ पर आउट ऑफ 4 2 प्लेस, ये कैलकुलेशन के बाद मिलेगा। सिमिलरली अब आप x इक्वल्स टू 3 लिखोगे तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफेक्टिव एंड 1 नॉन डिफेक्टिव, एक नॉन डिफेक्टिव है सिर्फ। अब 3 डिफेक्टिव है तो 3 प्लेस पर 1/5, एक प्लेस पर 4/5, इसको कैलकुलेट करना है आपने। और आउट ऑफ 4 3 प्लेस है तो 4C3, ये कैलकुलेशन के बाद हमें मिलेगा। लास्ट x इक्वल्स टू 4 मीन्स अब 4 डिफेक्टिव बल्ब्स चाहिए हमें, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 4 मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 4, तो जितने 4 प्लेसेस है सब पर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी विच इज़ 1/5, ठीक। एंड आउट ऑफ 4 प्लेस पर ही चाहिए तो 4C4 और कैलकुलेशन के बाद ये आंसर मिलेगा हमें। तो अब हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 0 के लिए दिस 1 2 3 4 जो हमने फाइंड आउट किया ना, अब इस वे में आपने रिप्रेजेंट करना है, लैंग्वेज में 1 बाय 1 आपने सॉल्व करना है और लास्ट में एक साथ उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। और इन सब का अगर आप सम करोगे तो इन सब का सम भी 1 आएगा, तो आप प्लीज़ इसको चेक करना। और मुझे लग रहा है कि शायद अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कंफर्टेबल भी फील हो रहा होगा, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मार्क करके शेयर करना है, उसको बताना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है आपको। यस बेटे, अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा ये चेंज है कि यहाँ पर ना एलिमेंट्स डाई वाइज भी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो अब हम इसको सिंगल सिंगल एलिमेंट से काउंट करके लिखते हैं। क्वेश्चन समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 2 बाइस्ड डाइज आर थ्रोन टुगेदर, बाइस्ड है इट मीन्स सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, अदरवाइज डाई में क्या होती है 1 2 3 4 5 6, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। तो अब कैसे है वो, क्यों बाइस्ड है। फॉर द फर्स्ट डाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल्स टू 1/2, 6 की प्रोबेबिलिटी इतनी है, अदर स्कोर्स बीइंग इक्वली लाइकली, बाकी सबकी सेम है 1 2 3 4 5 उन सब की सेम है। वाइल फॉर द सेकेंड डाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू 2/5 एंड अदर स्कोर्स इक्वली लाइकली, इसमें सेकेंड डाई में 1 की प्रोबेबिलिटी 2/5 है और बाकी सब की प्रोबेबिलिटी सेम है, मीन्स 2 3 4 5 और 6 की सेम है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वंस सीन, ठीक है। वंस आपको 1 आपको कैसे कितनी बार मिलेगा, मतलब 1 हो सकता है अगर आप कितनी बार डाई को थ्रो कर रहे हो 2 टाइम्स, ठीक है। 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर मीन्स 2 बार आप डाई को फेंक रहे हो, तो 1 आपको कितनी बार होगा, हो सकता है 1 की काउंटिंग 0, हो सकता है 1 की काउंटिंग एक ही प्लेस पर 1 है, हो सकता है दोनों प्लेस पर 1 है, तो 0 1 2, तो ये हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ वंस सीन, इनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। बट येस यहाँ पर थोड़ी सी टर्म्स चेंज है तो उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। अब फॉर द फर्स्ट डाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल्स टू 1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर नंबर्स, ये सबकी सेम है, सपोज हम इसको P1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि इन सब की, ये सब प्लस दिस, इन सब सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होता है 1, तो इन सब का सम हो गया 1। अब हमें जो वैल्यूज़ पता है वो हमने पुट कर दी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये P1 इन सब की P1 है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू 1। इसको अब आपने सॉल्व करना है और सॉल्व होने के बाद हमें P1 की जो वैल्यू मिलती है वो होगी 1/10, ठीक है। और अगर P1 की वैल्यू 1/10 है मीन्स इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10, ये हमें मिल गया फर्स्ट डाई में कि इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/10 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी है 1/2, ये फर्स्ट डाई में है। अब आ जाइए सेकेंड डाई के लिए। सेकेंड डाई में उन्होंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 तो 2/5 है और बाकी सब की प्रोबेबिलिटी सेम है, उसको हमने P2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अगेन वही केस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस ये सब, इन सब का सम कितना होगा 1, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा पूरे केस जब आप ले लेते हो तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके हमेशा सम 1 आता है। इसकी वैल्यू 2/5 हमने पुट कर दी, इन सब का कितना था P2, तो यहाँ से P2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे वो मिल रही है 3/25। तो इसका मतलब सेकेंड टाइम में क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 तो 2/5 है बट प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर नंबर क्या है 3/5, ठीक है। ये आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टर्म्स क्या क्या है हमारे पास। आपके लिए जो मेन टर्म होगी ना वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बेटे, इसमें
क्योंकि हमने वन से, यही हमारा क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ वंस के लिए हमने बात करनी है। तो हमारे लिए यहाँ पर फर्स्ट डाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी है, फर्स्ट डाई में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आई है 1/10। ठीक है, हम 1 के रिगार्डिंग हमारा लिए मेन टर्म्स है जो हमें ये फाइंड आउट करनी है। 1 की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डाई में आई है 1/10 और सेकेंड डाई में 1 की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी थी 2/5। मीन्स अगर आप ये नहीं भी कैलकुलेट करते हो ना तब भी शायद यहाँ पर आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कैसे टर्म्स आती हैं। ये आपको इसलिए सिखाया कि 1 के अलावा भी तो कोई और नंबर मांग सकते थे ना, कि 1 की देके अदर किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी मांग लेते, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये इस वे में आपको सिखाया। अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये माइंड में रखिए कि हमारा टारगेट 1 की प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट डाई में 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/10, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इन फर्स्ट डाई 1/10 और सेकेंड डाई में वो है 2/5। यस, अब हमारे पास नंबर ऑफ वंस सीन, अभी हमने लिखा था कि हो सकता है 0, 1, 2 काउंटिंग है 0, मतलब किसी भी प्लेस पर 1 नहीं है, दोनों प्लेस पर अदर नंबर है। अब हमने अभी डिस्कस किया है कि 1 की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डाई में कितनी है 1/10 और किसी भी अदर नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे लिए कितनी होगी 1 - 1/10। ये हो जाएगी यहाँ पर 1 - 1/10। ठीक है, तो ये यहाँ की ये प्रोबेबिलिटी। फिर आपके पास आता है सेकेंड डाई, ये सेकेंड डाई में आता है। ठीक है, सेकेंड डाई में हम कह रहे हैं 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 2/5, तो 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 - 2/5। ये कैलकुलेट करके आ गया 27/50, कोई भी अदर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अब ऐसे 1 जब हम लेंगे तो 1 मीन्स एक प्लेस पर अब 1, किसी भी एक डाई पर 1 आएगा। गेटिंग 1 और एनी वन ऑफ द डाई, हो सकता है कि वो फर्स्ट डाई पर आए, ये हो सकता है ना कि फर्स्ट डाई पर, यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो, ये हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर तो 1 आ जाए और सेकेंड डाई पर 1 ना आए। प्लस क्या केस हो सकता है कि फर्स्ट डाई पर 1 नहीं है और सेकेंड डाई पर 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट डाई में 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10 और सेकेंड डाई में 1 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 - 2/5, क्योंकि सेकेंड डाई में 1 की प्रोबेबिलिटी तो 2/5 थी और 1 के ना आने की होगी 1 - 2/5। ठीक बेटा, ऐसी अब जब आप देखोगे कि अब हमारा ये वाला केस आता है कि फर्स्ट प्लेस पर 1 ना आए, फर्स्ट प्लेस पर 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी ये है और 1 आने की प्रोबेबिलिटी ये वाली है। ठीक है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, इसको कैलकुलेट हमने कर लेना है। अब आ जाएगा सेकंड केस, गेटिंग 1 ऑन बोथ द डाइस। अब दोनों डाई पर ही 1 है और हमें पता है 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10 और दूसरे में है 2/5, तो ये 1/10 इंटू 2/5 कितना आंसर हुआ 2/50। तो अब आपको प्रोबेबिलिटीज़ मिल गई, इसको सिर्फ आपने यहाँ पर अरेंज कर देना है और जो लास्ट आंसर आएगा उनका सबका सम भी कितना है 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है तो ध्यान से इसको प्लीज़ 2 बार आप सुनना अच्छे से। अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए देंगे। ये से आपके एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन, आप देखना बहुत जल्दी से हो जाएगा। आ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन दी है। डिटरमाइन के फाइंड आउट करना, हमें पता है इन सब का सम कितना होता है 1, तो हमने इन सब के सम को 1 के को रखा, वहाँ से कैलकुलेट होकर के की वैल्यू 1/10 और के की वैल्यू -1, और माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो प्रोबेबिलिटीज़ भी हो जाएंगी नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो के की वैल्यू 1/10, इन सब में 1/10 पुट कर दोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, हमने सब में 1/10 पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 3, x लेस देन 3 होने का मतलब क्या है कि 0 + 1 + 2 यही केस आ सकते हैं ना उसमें, और 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, 1 के लिए 1/10, 2 के लिए कितने 2/10, इन सबको ऐड कर लिया, ये आपका आंसर। फिर 6, ये है नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है, x इज ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 में सिर्फ क्या आता है ये केस, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 17/100। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3, तो इसमें सिर्फ 1 और 2 आएंगे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया 1/10, 2/10, तो ये आपका आंसर। तो इसमें मैंने इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि अब आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए, आपको वैसी टर्म्स बहुत सारी समझ में आ गई हैं। अब आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहता है इसमें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पहले समझो और उसके क्वेश्चंस को करो, एक्सरसाइज को करना है, और एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ वो आपने ट्राई करना है। ये आर डी शर्मा में से, आर डाइस लोडेड इन सच अ वे दैट एन इवन नंबर इज ट्वाइस लाइकली टू अकर एज एन ऑड, इवन की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है कंपेरेटिव टू ऑड। इफ द डाइस टॉस ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं डाई में, ओनली 1 and 4। ठीक है, तो 1 और 4 की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने फाइंड आउट करके देनी है परफेक्ट स्क्वायर की इन 2 टॉस ऑफ अ डाई, इन 2 टॉस ऑफ अ डाई, यस। तो अब इसको आप कैलकुलेट करना, परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि
इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ट्वाइस है कंपैरेटिव टू ऑड नंबर, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में ये बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, आपने एक्सरसाइज से गो थ्रू होना है, और डाउट होंगे तो आपने मेरे से डिस्कस करने हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय।